नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। यह वीडियो आर्थिक विचारों का इतिहास नामक प्रश्न पत्र की चौथी इकाई पर है, जिसमें इन बिंदुओं को हमने इस वीडियो में सहेजने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे कि यह कितना पुराना है और कब से यह हमारे समक्ष रखा जाने लगा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का इतिहास 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन में शुरू हुआ, जो आर्थिक विकास, स्वतंत्र बाजार और सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित था, जिसकी नींव एडम स्मिथ ने रखी और डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने मुक्त प्रतिस्पर्धा और स्वतः नियमित अर्थव्यवस्था की वकालत की, जिसने आधुनिक पूंजीवाद और आर्थिक सिद्धांतों की नींव रखी। इस प्रकार हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने अपना कदम रखना प्रारंभ कर दिया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं और विकास किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालें। यह विचारधारा व्यापारवाद के विपरीत उभरी, जिसने निर्यात को अधिकतम करने और आयात को कम करने पर जोर दिया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ने शास्त्रीय विचारों को महत्वपूर्ण आकार प्रदान किया। यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें पहला पॉइंट है वह है स्वनियमन अर्थात सेल्फ रेगुलेशन। अर्थव्यवस्थाएं अपने आप संतुलन में आ सकती है। सरकार की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात सरकार को हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए या सरकार ने इसे मुक्त छोड़ देना चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मुक्त बाजार। वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह सबसे कुशल होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को फ्री छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, आपूर्ति और मांग। बाजार की शक्तियां, जिसे मांग और पूर्ति कहते हैं, कीमतों और उत्पादन को निर्धारित करती है, अर्थात बाजार की शक्तियां संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। नंबर 4, आर्थिक विकास। आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार के माध्यम से दीर्घकालीन विकास पर जोर दिया जा सकता है। इस प्रकार हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को यहाँ समझने का प्रयास किया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के प्रमुख विचारकों में कौन कौन है, जिन्हें हम यहाँ समझेंगे। नंबर 1, एडम स्मिथ, जिन्होंने अदृश्य हाथ और मुक्त बाजार के विचार प्रस्तुत किए थे। अदृश्य हाथ का आशय एक ऐसी शक्ति से है जो हमें कार्य करने के लिए स्वतः प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले सुबह उठते हैं तो हम ऑटोमेटिक उठकर ब्रश करने की तैयारी कर लेते हैं, नहाने की तैयारी करते हैं। हमें रोज़ कोई नहीं बोलता, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिसे हम अदृश्य हाथ कहते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में डेविड रिकार्डो का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने तुलनात्मक लाभ और भूमि के किराए के सिद्धांत अर्थात लगान का सिद्धांत दिया है। थॉमस माल्सन का नाम आपने सुना ही होगा। इनका जनसंख्या का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर रहा है, विवादों में भी रहा है। जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच के संबंध को इन्होंने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने प्रतिष्ठित विचारों को संहिताबद्ध किया और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया। इसके बाद हम लोग
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के प्रभावों को देखेंगे। इसने राजशाही शासन से पूंजीवादी लोकतंत्र की ओर बढ़ने में मदद की और आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। हालांकि बाद में किन्स के अर्थशास्त्र और अन्य विचारकों ने इसे चुनौती जरूर दी, लेकिन फिर भी यह एक आधारशिला रखने में कामयाब रहा है। संक्षेप में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने आर्थिक स्वतंत्रता, बाजार शक्तियों और सीमित सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से धन और समृद्धि के निर्माण पर जोर दिया, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के आर्थिक विचारों का आधार बना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र एवं उनके विचारों के संबंध में जानने के पश्चात अब हम बात करेंगे प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की अवधारणाओं की। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा मुख्यतः मुक्त बाजार, स्वनियमन और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देती है, जिसे हमने अभी समझा है। यह मानती है कि बाजार स्वतः ही संतुलन स्थापित कर लेगा और पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ इसके जनक है और प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों में एक मुख्य सिद्धांत है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है और अदृश्य हाथ की संकल्पना भी प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की एक महत्वपूर्ण देन है। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की अवधारणाएं इस प्रकार से है, जिन्हें अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है। हम फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वनियमित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से संतुलन प्राप्त करती है और उससे सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। मुक्त बाजार, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अदृश्य हाथ, जिसको मैंने अभी आपको समझाया है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो वे अनजाने में समाज के हित में कार्य करने लगते हैं। नंबर 4, आपूर्ति या पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। उत्पादन से आय उत्पन्न होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है, जिससे कोई व्यापक कमी नहीं होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है वह अपने आप अपनी मांग उत्पन्न कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर काम करती है और यदि कोई बेरोजगारी है तो कीमतें और मजदूरी समायोजित होकर इसे ठीक कर लेती है। अर्थात इनका यह विचार है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। नंबर 6, श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम से निर्धारित होता है। संक्षेप में प्रतिष्ठित आर्थिक विचारकों का मूल विचार है कि अर्थव्यवस्था को जैसा है छोड़ देना चाहिए, अर्थात हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कीमतें और मजदूरी लचीली होती है, जो अर्थव्यवस्था को खुद ठीक करने और कुशल संसाधन आवंटन की ओर ले जाने में मदद करती है। यह विचार पूंजीवाद और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों का केंद्र आदर्श हाथ का सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से बाजार खुद ब खुद संतुलन में आ जाता है, जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियां कार्य करते हैं, जिससे समाज का भला होता है। उन्होंने श्रम विभाजन, मुक्त बाजार और धन को उत्पादक श्रम से उत्पन्न मानना जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जहां सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो और व्यक्ति अपनी भलाई के लिए काम करे, जिससे राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। इस प्रकार एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांतों में आदर्श हाथ, मुक्त बाजार व्यवस्था, श्रम विभाजन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया है।
प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुख्य आर्थिक विचारों में नंबर 1 अदृश्य हाथ, जिसको हमने समझा है, हम एक बार फिर देख लें। यह स्मिथ का सबसे प्रसिद्ध विचार है जो बताता है कि जब व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो वे अनजाने में ही सही समाज के हित में काम कर रहे होते हैं। इनका दूसरा महत्वपूर्ण विचार है बाजार की शक्तियाँ, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियाँ आपस में किस प्रकार कार्य करती है। इस अदृश्य हाथ की तरह काम करती है जो संसाधनों का सही आवंटन करती है। एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम विभाजन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिससे मजदूर किसी एक काम में माहिर हो जाते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है, समय बचता है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। मतलब श्रम विभाजन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रोफेसर एडम स्मिथ के विचारों में। नंबर 4 मुक्त बाजार और अहस्तक्षेप की नीति को भी एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांतों में रखा है। मुक्त बाजार हमने समझ लिया है कि बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां कार्य करते हुए अपने आप संतुलन स्थापित करती है और किसी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती, अर्थात सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। नंबर 5 धन का स्रोत। स्मिथ ने धन के विचार को बदल दिया। उनके अनुसार धन सोने चांदी में नहीं बल्कि उत्पादक श्रम से पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी राष्ट्र की समृद्धि उसके नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादक कार्यों और वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करती है। नंबर 6 स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिगत स्वार्थ आर्थिक गतिविधि के लिए मुख्य प्रेरणा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि वह स्वार्थ समाज के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। संक्षेप में एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इनकी पुस्तक का नाम है, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, के माध्यम से आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और बाजार की शक्तियों को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण और इंजन माना गया। प्रोफेसर एडम स्मिथ के विचारों के पश्चात जीन बेपिस्ट से अर्थात जेबी से के आर्थिक विचारों पर हम प्रकाश डालते हैं। जेबी से के आर्थिक विचार उनके प्रसिद्ध बाजार के नियम पर केंद्रित थे, जिनका सार था कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यानी उत्पादन से उत्पन्न आय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करती है। एक सिंपल उदाहरण से इसको हम समझ ले। मान लीजिए एक शक्कर के कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में, किराए के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में जो आय प्राप्त होती है, वह उसी आय का उपयोग शक्कर उत्पादन होने पर उसकी मांग करते हैं, क्योंकि शक्कर की आवश्यकता सबको पड़ती है और वो उसी पैसे से शक्कर खरीदते हैं, अर्थात पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन या स्थायी बेरोजगारी संभव नहीं है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है जिसका संचय नहीं होना चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार स्वतः संतुलन में आ जाते हैं। हालांकि किन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की और अल्पकालिक असंतुलन जैसे मंदी की संभावनाओं पर भी जोर दिया। प्रोफेसर जेबी से के आर्थिक विचारों में नंबर 1 से का बाजार नियम, जिसको अभी हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। जब कोई वस्तु
जिसको हम x मान सकते हैं, उत्पादित होती है तो उसके उत्पादन में लगे कारकों श्रम, पूंजी, भूमि को आय प्राप्त होती है। किसके रूप में? मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के रूप में। यह आय ही उस x वस्तु की मांग बन जाती है या अन्य वस्तुओं की मांग को जन्म देती है। नंबर 2, उत्पादन बराबर आय बराबर मांग। उत्पादन के कुल मूल्य के बराबर कुल आय उत्पन्न होती है और यह आय वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग पैदा करती है, जिससे हमेशा संतुलन बना रहता है। नंबर 3, मुद्रा की भूमिका। जेबी से के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है। लोग मुद्रा को जमा नहीं करते हैं बल्कि खर्च करते हैं या निवेश करते हैं। यदि बचत की जाती है तो बैंकिंग प्रणाली उस बचत को उधारकर्ताओं तक पहुंचाती है, जिससे मांग बनी रहती है। नंबर 4, पूर्ण रोजगार और अति उत्पादन का खंडन। इस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार के करीब काम करती है और सामान्य, स्थायी अति उत्पादन या मंदी जैसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि मांग हमेशा पूर्ति के बराबर होती है। नंबर 5, अहस्तक्षेप की नीति। जेबी से का मानना है कि सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार स्वतः ही कीमतों, मजदूरी और ब्याज दरों को समायोजित करके संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। और नंबर 6, मूल्य का उपयोगिता सिद्धांत। प्रोफेसर जेबी से उन शुरुआती अर्थशास्त्रियों में से एक थे जिन्होंने समझा कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है, न कि उसमें लगे श्रम से। संक्षेप में, जेबी से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जो मुक्त बाजार, सरकारी हस्तक्षेप और उत्पादन आधारित आर्थिक विकास के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उनके विचारों को बाद में कीन्सियन अर्थशास्त्रियों द्वारा चुनौती दी गई। इस प्रकार हमने जेबी से के आर्थिक विचारों को समझने का प्रयास किया है। जेबी से के बाद डेविड रिकार्डो का नाम भी आर्थिक विचारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डेविड रिकार्डो के प्रमुख आर्थिक विचारों में तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार का समर्थन, श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत और वितरण का सिद्धांत शामिल है, जो यह बताते हैं कि कैसे भूमि, श्रम और पूंजी के बीच आय का बंटवारा होता है और यह आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। रिकार्डो ने बताया कि लाभ दर मजदूरी और खाद्य कीमतों पर निर्भर करती है, जिससे पूंजी संचय और आर्थिक विकास की व्याख्या की गई है। प्रोफेसर डेविड रिकार्डो के प्रमुख आर्थिक विचारों में एक महत्वपूर्ण है तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिन्हें वे अन्य देशों की तुलना में कम सापेक्ष लागत पर उत्पादित कर सकते हैं, भले ही वे सभी वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कुशल हो। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों को लाभ होता है, जिससे कुल उत्पादन और खपत बढ़ती है। जैसे ब्रिटेन को कपड़ा, पुर्तगाल को शराब का उत्पादन करना चाहिए। इसका आशय यह है कि जिस वस्तु के उत्पादन में आप बहुत कुशल हो, अन्य वस्तुओं की तुलना में आपको उसका उत्पादन करना चाहिए। इनका दूसरा आर्थिक विचार है अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार। रिकार्डो ने तर्क दिया है कि मुक्त व्यापार देशों को विशेषज्ञता के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, मूल्य का श्रम सिद्धांत। उन्होंने प्रस्तावित किया कि किसी वस्तु का मूल्य मुख्य रूप से उसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है, न कि केवल श्रम को दिए गए भुगतान से। जैसे
एक मेज बनाने में लगने वाला समय 2 कुर्सियों के बराबर होता है। नंबर 4, वितरण का सिद्धांत। रिकार्डो ने भूमि के लगान, श्रमिकों की मजदूरी और पूंजीपतियों के लाभ के बीच का संबंध का विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ती है, लाभ घटता है और मजदूरी खाद्य पदार्थों की कीमत पर निर्भर करती है, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास और लाभ की दर पर भी इसका असर होता है। नंबर 5, आर्थिक विकास मॉडल। रिकार्डो के मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास पूंजी संचय पर निर्भर करता है, जो लाभ दर और बचत से प्रेरित होता है। श्रमिकों को केवल जीवन निर्वाह मजदूरी मिलती है, जिससे पूंजीपतियों के लिए बचत और निवेश करना संभव होता है। संक्षेप में रिकार्डो का ये विचार विशेष रूप से तुलनात्मक लाभ और मुक्त व्यापार पर आज भी अर्थशास्त्र और वैश्विक व्यापार नीतियों को प्रभावित करते हैं। थॉमस माल्थस के आर्थिक विचारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। थॉमस माल्थस के आर्थिक विचारों का मुख्य बिंदु जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन था, जहां उनका मानना था कि जनसंख्या घातीय रूप अर्थात 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय 1, 2, 3, 4 के रूप से बढ़ती है, जिससे अकाल, बीमारी और गरीबी जैसी स्थितियां निर्मित होती है। उन्होंने गरीब कानूनों की आलोचना की और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निवारक जांच जैसे देर से विवाह आदि का समर्थन किया। साथ ही प्रभावी मांग के महत्व को भी समझाया, लेकिन बाद में इनके विचारों की बहुत आलोचना हुई है। माल्थस के प्रमुख आर्थिक विचारों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनसंख्या सिद्धांत। घातीय जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या 2, 4, 8, 16 अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के रूप में बढ़ती है। अंकगणितीय खाद्य वृद्धि, खाद्य आपूर्ति 1, 2, 3 अर्थात अंकगणितीय श्रेणी के रूप में बढ़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि जनसंख्या हमेशा खाद्य आपूर्ति से आगे निकल जाती है, जिससे अति जनसंख्या होती है, जिससे अकाल, युद्ध और बीमारी जैसी आपदाएं आती है, जो जनसंख्या को नियंत्रित करती है। नंबर 2, गरीबी और कार्यबल। जब श्रमिकों की संख्या भोजन उत्पादन से तेजी से बढ़ती है तो मजदूरी गिर जाती है और जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। माल्थस ने गरीब कानूनों की आलोचना की, क्योंकि उनका मानना था कि वे केवल प्रजनन को प्रोत्साहित करते हैं और समस्याओं को बढ़ाते हैं, न कि उनका हल निकालते हैं। नंबर 3, प्रभावी मांग और बचत। उन्होंने से के बाजार नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि बचत को निवेश करने और उपभोग करने के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। अत्यधिक बचत प्रभावी मांग को कम करती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा होता है। नंबर 4, दीर्घकालिक स्थिरता। उन्होंने अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता को अल्पकालिक राहत कार्यों जैसे गरीब कानून से ऊपर रखा और दीर्घकालिक लाभ के लिए कृषि उत्पादन और घरेलू उद्योगों के समर्थन पर जोर दिया। नंबर 5, समाधान, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है निवारक जांच। देर से विवाह, आत्मसंयम जो जन्म दर को नियंत्रित करते हैं और जीवन स्तर में सुधार करते हैं। नंबर 2, सकारात्मक जांच। अकाल, बीमारी, युद्ध ये तब आते हैं जब निवारक जांच विफल हो जाती है। संक्षेप में माल्थस ने जनसंख्या और संसाधनों के बीच संघर्ष को आर्थिक अव्यवस्था का मुख्य कारण माना और व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव जैसे देर से शादी करना और संतुलित
आर्थिक नीतियों के माध्यम से स्थिरता की वकालत की, लेकिन उनके कुछ विचारों को बाद में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचारों पर भी हम लोग प्रकाश डालें। जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के साथ साथ समाज कल्याण का विज्ञान भी माना। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पर जोर देना और अहस्तक्षेप के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप जैसे शिक्षा, श्रम नियमन का समर्थन भी उन्होंने किया, जो एक संतुलित उदारवादी आर्थिक दर्शन को दर्शाता है। उन्होंने धन के वितरण में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और पूंजी, मजदूरी, मुनाफे पर गहरी समझ विकसित की। जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों में नंबर 1, अर्थशास्त्र का दोहरा स्वरूप। जे.एस. मिल ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के साथ साथ समाज कल्याण का विज्ञान भी माना है। नंबर 2, उपयोगितावाद। उनके आर्थिक और नैतिक विचारों का आधार उपयोगितावाद था, जिसका मतलब है कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे समाज में सबसे ज़्यादा खुशी और कम से कम दुख हो। नंबर 3, सरकार की भूमिका। जे.एस. मिल अहस्तक्षेप के समर्थक थे, लेकिन मानते थे कि सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए सरकार का कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए, जैसे शिक्षा में, श्रमिकों के काम के घंटों के नियमन में और उत्तराधिकारी करों में सरकार का संक्षिप्त या छोटा सा हस्तक्षेप होना चाहिए। नंबर 4, धन का वितरण। उन्होंने धन के वितरण को सामाजिक संस्थाओं और निजी संपत्ति से प्रभावित माना। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना की और एक संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। नंबर 5, अवसर लागत और तुलनात्मक लाभ। उन्होंने इन अवधारणाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 6, पूर्ण रोजगार। जे.एस. मिल का मानना था कि बाजार की शक्तियाँ अंततः पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करती है, क्योंकि कीमतों में लचीलापन सभी इच्छुक लोगों को काम दिलाता है। नंबर 7, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता। उनके विचार महिलाओं के अधिकार, दास प्रथा के उन्मूलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित थे, जो उनके आर्थिक दर्शन से जुड़े थे। संक्षेप में, मिल ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार की शक्तियों का सम्मान करे, लेकिन साथ ही सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और सभी नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों और खुशियों को पूरा कर सके। अब हम एनी रॉबर्ट जैक्स टुरगोट के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। एनी रॉबर्ट जैक्स टुरगोट के आर्थिक विचारों में उदारवाद, मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप का जोर था, जिसमें उन्होंने पूंजी, बचत और ब्याज दरों के महत्व को समझा और कृषि एवं उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की वकालत की, ताकि फ्रांस की उत्पादकता बढ़ सके। उनका मानना था कि बाजार को स्वयं समायोजित होने देना चाहिए और उन्होंने गिल्ड जैसी मध्ययुगीन प्रणालियों को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि उनके सुधारों को अभिजात वर्ग के विरोध के कारण असफलता मिली और उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। टुरगोट के मुख्य आर्थिक विचारों में नंबर 1, मुक्त बाजार और अहस्तक्षेप। टुरगोट का मानना था कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने अनाज के व्यापार से सभी प्रतिबंधों को हटाने जैसे कदम उठाए ताकि बाजार अपनी मांग पूर्ति के अनुसार चल सके या चले। नंबर 2, पूंजी और बचत। उन्होंने पूंजी निर्माण के लिए बचत और निवेश के बीच संबंधों को समझाया। उनका मानना था कि ब्याज दरें
पैसों की आपूर्ति और मांग से नहीं बल्कि ऋण योग्य कोष की आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है। नंबर 3, भूमि, श्रम और पूंजी। टुरगोट ने इन तीनों के बीच के संबंध का मॉडल बनाया। उनके अनुसार पूंजी श्रम को अधिक उत्पादक बनाने के लिए एक अग्रिम निधि है और भूमि से प्राप्त लगान उत्पादन का एक अवशिष्ट हिस्सा है। नंबर 4, घटते प्रतिफल का नियम। टुरगोट ने इस अवधारणा को समझा कि किसी भी निवेश में हर अगली वृद्धि कम उत्पादक होती जाएगी। नंबर 5, व्यापार और गिल्डों का उन्मूलन। उन्होंने मध्यकालीन गिल्ड प्रणाली को समाप्त करने की कोशिश की और व्यापार पर लगे सभी शुल्कों और एकाधिकार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वे आर्थिक विकास में बाधा डालते थे। नंबर 6, वित्तीय सुधार। टुरगोट चाहते थे कि सरकार अपनी वित्तीय समस्याओं को खत्म करने के लिए इन आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में काम करे, लेकिन उनके सुधार लागू करने के तरीके और समय के कारण उन्हें हटा दिया गया। संक्षेप में, टुरगोट 18वीं सदी के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और सुधारक थे जिन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की नींव रखने में मदद की और आधुनिक मुक्त बाजार विचारों के अग्रदूत भी माने जाते थे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विचारों को समझने का प्रयास किया और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि सभी अर्थशास्त्रियों ने मुक्त बाजार का समर्थन किया, अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ हस्तक्षेप को स्वीकार किया और अर्थव्यवस्था को फ्री करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।